चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं जो सीपीसीटी के अंतर्गत क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डेटा, यानी कि जो डेटा जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हम उसको बोल सकते हैं एक तरीके से, परंतु रॉ होती है। ठीक है। इसके अलावा जो बोला जा रहा है कंप्यूटर में ब्लैंक के रूप में सेव की जाती है, यानी कि सुरक्षित रखी जाती है। तो सिंपल सी बात है, एक मान लीजिए एक कंप्यूटर है। ठीक है। कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम कहाँ पे होता है? वो होता है रैम में, यानी कि वेरिएबल्स है, डेटा, जो भी कैलकुलेशन होता है, जो प्रोसेसिंग होती है वो सब रैम में होती है। पर रैम में जो डाटा यदि हमको बार बार चाहिए वापस, यानी कि फ्यूचर में अगर डाटा चाहिए या फिर से हमको वो डाटा चाहिए, तो यहाँ पे वो डाटा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये डाटा यहाँ पे अस्थायी तौर पे स्टोर होता है। अस्थायी यानी कि एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि डाटा को लंबे समय तक स्टोर नहीं करती, यानी वर्किंग मेमोरी के टाइप पे स्टोर करती है। यदि हम चाहते हैं इसको परमानेंट स्टोर करना है, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क की अगर बात करें, तो यदि हम स्टोर करना चाहते हैं परमानेंट, तो जो डेटा होता है उसको एक कलेक्शन के रूप में यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिससे उस कलेक्शन को यहाँ पे सिंपल बोला जाता है फाइल। ठीक है। तो फाइल जो होती है एक व्यवस्थित तौर पे यहाँ पे स्टोर की जाती है कंप्यूटर के अंतर्गत, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे फाइल्स। इसके अलावा डायरेक्टरी की अगर बात करें, डायरेक्टरी को हम सिंपल बोल सकते हैं फोल्डर। फोल्डर मतलब होता है जब हम फोल्डर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फाइल अपनी मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया कैटेगराइज करके रखना चाहते हैं, तो हम फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर में। तो फोल्डर एक प्रकार का जो हो गया एक बॉक्स हो गया जिसके अंतर्गत बहुत सारी फाइल रखी जाती है। और इसके अलावा फोल्डर के अंतर्गत अंतर्गत फोल्डर भी रखे जा सकते हैं, कई सब फोल्डर, उसके अंतर्गत फाइल भी रखी जा सकती है, परंतु फाइल के अंदर फोल्डर या डायरेक्टरी नहीं रखी जा सकती। इसके अलावा फ्लॉपी की अगर बात करें, फ्लॉपी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल होती थी, परंतु इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती थी। सीडी आ गई, सीडी के बाद डीवीडी आ गई, डीवीडी के बाद ब्लू रे डिस्क आ गई। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली। आज की डेट में ये सारी ऑप्टिकल डिवाइस देखने को नहीं मिलती, हमको फ्लैश ड्राइव देखने को मिलती है, यानी कि पेन ड्राइव देखने को मिलती है। बात करते हैं मैटर की, तो मैटर जो होता है फाइल, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट बना रहा है, कोई डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, उसको हम सिंपल बोल सकते हैं मैटर। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फाइल, यानी कि डेटा को कंप्यूटर में जब स्टोर करना है या सेव करना है, तो हमको किसके फॉर्म में सेव करना होता है? फाइल्स के फॉर्म में सेव करना होता है। चलिए यहाँ पे फाइल को विस्तार से हम जानते हैं। फाइल क्या होती है? फाइल एक प्रकार की, हम अगर बात करें तो कंप्यूटर में जब हम डाटा को सेव करते हैं तो उसको किसके फॉर्म में सेव करते हैं? फाइल के फॉर्म में सेव करते हैं। अब फाइल बहुत विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक फाइल हो सकती है। यदि हम एक्सेल की सीट बना रहे तो वर्कबुक से रिलेटेड एक फाइल हो सकती है। यदि हम पीपीटी बना रहे तो पीपीटी यानी पावर पॉइंट से रिलेटेड फाइल हो सकती है। तो अलग अलग जो फाइल होती है वो हमको अलग अलग रूप से पहचानने के लिए यहाँ पे एक विशेष तौर पे नाम उपयोग होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से हम फाइल के प्रकार को समझ सकते हैं। तो फाइल हम समझ सकते हैं कंप्यूटर में जब डाटा को स्टोर करना है तो फाइल के फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है, यानी कि फाइल जो यहाँ देखिए संबंधित सूचनाओं का एक समूह होता है। मतलब जो भी संबंधित, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी, वर्कबुक है तो उससे रिलेटेड होगी, पावर पॉइंट है तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगी, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि डीवीडी, सीडी, इनमें स्टोर की जाती है। फाइल किसी भी तरह के डाटा को स्टोर कर सकती है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है या इमेज हो सकता है या फिर कोई अदर चीज़ें, जो भी हम म्यूजिक वगैरह सारी चीज़ हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर की जा सकती है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा जब हम जो है सिस्टम में फाइल को स्टोर करते हैं तो हमें फाइल का नाम, फाइल के प्रकार को स्पेसिफाई करना पड़ता है। फाइल का नाम यानी कि जैसे डॉक्यूमेंट हमने बनाया है तो डॉक्यूमेंट में हमने लिख दे SSW और डॉट उसका प्रकार यानी DOCX, इस प्रकार से हमको यहाँ पे निर्धारित करना होता है। ठीक है। ताकि यहाँ पे हमको फाइल को सेव करना। इसके अलावा फाइल हम कैसे, जैसे इमेज फाइल है तो .jpeg दे सकते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर की फाइल है तो .exe दे सकते हैं। तो सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। फाइल आप समझ गए, इस प्रकार से पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन का प्रयोग करके बनाई जाती है, और जब हम इनको कैटेगराइज करके एक फोल्डर में एक जगह पर रख दे देते हैं उसको हम बोलते हैं फोल्डर। ठीक है। ये फोल्डर आप समझ सकते हैं। अच्छा, विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन मैंने बताया था इसके पहले, आप जो है सीरीज अगर देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट का होता है .docx, ठीक है। एक्सेल का होता है .xlsx, ठीक है, XLSX होता है। उसके बाद पावर पॉइंट का .pptx होता है। इसके अलावा नोटपैड का .txt होता है। वर्ड पैड का आप देख सकते हैं RTF होता है। पेन ब्रश का PNG या बिटमैप होता है, BMP जिसे हम बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन हमको देखने को मिलते हैं जो कि फाइल को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। इसके अलावा फाइल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें
तो फाइल के स्ट्रक्चर को अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फिर नो डेफिनेट यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर का एक फ्रेम होता है, इसके अलावा सोर्स फाइल में अगर देखें तो प्रोसीजर तथा फंक्शन का क्रम होता है, और ऑब्जेक्ट फाइल में वाइट का एक क्रम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये जो है फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। अब फाइल के प्रकार की अगर बात करें तो फाइल के प्रकार को अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला प्रकार हमको देखने को मिलता है ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल का मतलब होता है सिंपल फाइल। अच्छा, इसके अंतर्गत वे सभी फाइल है जो कि यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती है, ऑर्डिनरी फाइल कहलाती है, और यूज़र के द्वारा ही दी गई जानकारी को यहाँ पे जो है स्टोर करके रखती है। ऑर्डिनरी फाइल में हम ऐसी सूचना या जो इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करते हैं जो कि टेक्स्ट है, इमेज है, या फिर डेटाबेस है, या अन्य प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है तो वो रहती है। इन फाइल्स में यूज़र क्या क्या काम कर सकता है, एक तो रिकॉर्ड सेव कर सकता है, एक तो रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकता है, यानी कि जो डाटा उसको डिलीट भी कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, उसको देख सकता है। ये सारे ऑपरेशन ये जो है ऑर्डिनरी फाइल में किए जाते हैं। फिर होती है डायरेक्टरी फाइल्स। तो ये फाइल किस प्रकार की होती है, विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर की जाती है, डायरेक्टरी फाइल कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए फोल्डर का नाम हम जो है वीडियोस है, ठीक है, और उसमें सारे वीडियोस को रखा हुआ है। उसके अलावा वीडियोस की जितनी फाइल होगी वो हमारे लिए होती है डायरेक्टरी फाइल्स, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी हमने स्टोर कर दी एक फोल्डर बनाकर, तो ये कहलाती है डायरेक्टरी फाइल्स। इसके अलावा स्पेशल फाइल्स भी होती है, वे फाइल्स जो यूज़र के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती है, और वह है फाइल्स जो सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है, उन्हें स्पेशल फाइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए डॉट सिस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, डॉट DLL हमको देखने को मिलता है। ये सभी सिस्टम फाइल होती हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए काम की जाती है। ठीक है, इसके अलावा फीफो फाइल्स की अगर बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है, और सिस्टम फाइल्स फीफो फाइल्स का प्रयोग प्रोसेस जो होती है उसके एक क्रम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो उनको किस क्रम में यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे फीफो फाइल्स यहाँ पे क्रम निर्धारित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइल में ही फाइल एक्सेस मेथड की। तो फाइल एक्सेस मेथड क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई अलमारी है, या फिर हमने देखिए बुक ला कर रखे हैं, एक बताता हूं मैं। जैसे एक जगह है अलमारी, यहाँ पे आपने एक बुक ला कर रखे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यदि आपको निकालना हो तो इधर से दरवाजा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर लास्ट वाले को। तो ये क्या कहलाएगी, ये क्रम से जिस क्रम में जमा था उसी क्रम में यहाँ पे निकला है, यानी कि ये सिक्वेंशियल कहलाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 5 आपने स्टोर कर दिए, एक यहाँ पे देखिए 4, 5 स्टोर कर दिए। यदि आपको 5वें नंबर की निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले एक को निकालोगे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, इस प्रकार से। परंतु सिक्वेंशियल में काफ़ी जो है लेट निकलता है, यानी कि स्टोर भी जिस क्रम में हो रहा है उसी क्रम में निकलेगा। दूसरा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब आपकी मर्जी आई, जहाँ आपने सेव कर दी वहीं कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए डायरेक्ट मेथड, ये वाला हम देख सकते हैं 4th नंबर भी निकाल सकते हैं, 3rd भी निकाल सकते हैं, या 5th, जब आपकी मर्जी हो जहाँ से आप निकालना चाहें। ठीक है, ये कहलाती है डायरेक्ट। इसके अलावा इंडेक्स सिक्वेंशियल का मतलब होता है, देखिए सीक्वेंस में भी होगा और इंडेक्स भी होगा। इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ आपको डेटाबेस रखा हुआ पूरा, ठीक है, और यहाँ आप देखिए यहाँ पे आपने इंडेक्स बना दिए। जैसे राम को कौन सा नंबर दे दिए, 15। यदि हम 15 बुलाते हैं तो 15 में कौन सा आएगा, राम का पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। यदि हम 14 बुलाते हैं तो पीटर का पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। यदि हम 13 बुलाते हैं तो मैरी का पूरा रिकॉर्ड, और 12 बुलाते हैं तो जॉन का पूरा रिकॉर्ड। इस प्रकार से हमने जो है एक अलग से तैयार कर दिए इंडेक्स, और यहाँ से सिक्वेंसली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंडेक्स सिक्वेंशियल। इसका आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे बुक रहता है, बुक में फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स के थ्रू हम पेज नंबर निर्धारित कर लेते हैं कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। चलिए पहली बात करते हैं सिक्वेंशियल। तो यह मेथड सामान्य है एक प्रकार से। सिक्वेंशियल एक्सेस में फाइल उपस्थित इन्फॉर्मेशन को क्रम में एक्सेस किया जाता है, अर्थात सूचना को क्रम में एक के बाद ही एक्सेस किया जाता है, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे आपने स्टोर करे, जैसे हमारे पास 5 जो इन्फॉर्मेशन या 5 रिकॉर्ड है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे पहले हमने R1 को एक्सेस किया, फिर दूसरे को, इस प्रकार 5वें तक हम जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल। जैसे यहाँ देखिए 7 आप देख सकते हैं, पहला है, दूसरे, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस प्रकार से आपको 7वां रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका अपोजिट होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सेस में रैंडम कहलाती, रैंडम मतलब कहीं से भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रैंडम मतलब आपको दूसरा चाहिए तो आप दूसरा फटाक से निकाल सकते हो, 8वां निकाल सकते हैं, 5वां निकाल सकते हैं, जब आपकी मर्जी जहाँ से वो आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेथड के थ्रू। ठीक है,
और यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड के द्वारा हम फाइल में उपस्थित किसी भी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फाइल में बहुत तेज गति से काम कर सकते हैं। फाइल के प्रत्येक इन्फॉर्मेशन का अपना एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस की मदद से हम जो है रीड राइट के लिए डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हमें फाइल्स के प्रत्येक सूचना या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और सूचनाओं को क्रम में एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती, तो इस क्रम में हम जो है इस स्थिति में डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यह विधि सामान्यतः डेटाबेस में हमको देखने को मिलती है। लास्ट है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इस विधि को सीक्वेंशियल एक्सेस के आधार पर बनाया गया है। इसमें प्रत्येक फाइल्स के लिए इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है जो कि विभिन्न ब्लॉक्स के लिए पॉइंटर को कंटेन करता है, और फाइल को एक्सेस करते समय इंडेक्स का प्रयोग पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम 15 नंबर अगर निकालना है तो यहाँ से हमने डायरेक्ट 15 कॉल किए और पूरा रिकॉर्ड निकल कर आ गया। ये कहलाती इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, तो ये हमने फाइल के बारे में विस्तार से समझा और जो फाइल्स है वो कंप्लीट रूप से हमारी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापक शब्द जिसमें कंपनी का व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का उपयोग शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? जैसे मान लीजिए एक व्यापार चल रहा है। ठीक है, व्यापार चल रहा है और व्यापार में ये सारी चीज़ें उपयोग हो रही है, यानी कि उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में। तो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स उसको बोलेंगे, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। इंटरनेट के जरिए व्यापार करना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। चाहे वो सामान खरीदना हो, चाहे बेचना हो, सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इंटरनेट पर गेम्स, वीडियो, ई बुक्स, सर्च या फिर डोमेन नेम सर्विस, ई लर्निंग, ई शिक्षा, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अर्थात ऐसे सभी क्षेत्र जिनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं देकर उसमें आर्थिक लाभ लिया जाता है, और ऐसे क्षेत्र भी जिसमें सीधे धन को आदान प्रदान न कर विज्ञापन के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है। ये सभी ई कॉमर्स की श्रेणी में आते हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो ई कॉमर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। वेबसाइट का इस्तेमाल जो है करने के दौरान जो है आप ई कॉमर्स यूज़ कर रहा है, इस प्रकार से कहला सकता है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें ई कॉमर्स की तो 1970 में ईडीआई, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तकनीक का प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहली बार 1970 में। इसके माध्यम से व्यावसायिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि परचेस ऑर्डर, इनवॉइस, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता था। बाद में जो है इसे अधिक गतिविधियों के रूप में वेब फॉर्म के रूप में जाना जाने लगा, और इसका उद्देश्य गुड्स होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी खरीदारी www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर HTTP सर्वर के द्वारा ई शॉपिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो शॉपिंग होती है उसमें भुगतान सेवाएं आदि करना यहाँ पे कहलाता था। और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएं ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है www के जो मतलब इसकी खोज किसने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे हम ASC, इसने जो है ASC X12 को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के व्यवसाय के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में इसको विकसित किया। तो ये तो थी ई कॉमर्स की हिस्ट्री कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है साइज में सबसे छोटी है? तो देखिए यहाँ डिवाइस दिया गया है, मतलब जो कंप्यूटर डिवाइस है वो दी गई है। कंप्यूटर के प्रकार हम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ हम देखें तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आपके सामने सारी डिवाइसेस यहाँ उपलब्ध है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है PDA डिवाइस, फिर दिख रहा है यहाँ पे देखिए आपको टैबलेट डिवाइस, फिर दिख रहा है लैपटॉप, उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा डेस्कटॉप है, उसके बाद छोटा है लैपटॉप, फिर है टैबलेट और सबसे छोटा PDA। तो आपका सब राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? PDA। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की अपेक्षाकृत सर्वोच्च इकाई होती है? जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सबसे छोटी होती है 01, उसके बाद होती है 01 को हम बोलते हैं बाइट, उसके बाद होती है 8 बिट अगर मिल जाए तो यहाँ पे बन जाती है बाइट। ठीक है, उसके बाद 1024 मिलकर क्या बनती है? KB, उसके बाद 1024 KB मिलकर MB। ठीक है, और 1024 MB मिलकर GB। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए बाइट, तो बाइट यहाँ पे आ गई, तो बाइट तो बड़ी नहीं हो। गीगाबाइट आप देख सकते हैं, गीगाबाइट यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा आप देखें ये गीगाबाइट हो गई। ठीक है, और बाइट क्या हो गई? ये वाली हो गई। और में MB क्या हो गई? ये वाली हो गई। ठीक है, इसके अलावा किलोबाइट क्या हो गई? ये वाली हो गई। तो आप इसमें से देखें सबसे बड़ी कौन सी है? गीगाबाइट। मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा? गीगाबाइट होगा। चलिए यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? देखिए, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज एन फिजिकल डिवाइस
ठीक है। फिजिकल डिवाइस मतलब जैसे स्टोर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हो या अन्य कोई मेमोरी यूनिट यूज़ करते हो। तो ये जो है एक फिजिकल डिवाइस होती है जो कि कैपेबल होती है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। या तो वो लार्ज हो सकता है या तो स्मॉल, मतलब बड़ी मात्रा में भी हो सकता है और कम मात्रा में भी डाटा हो सकता है जो कि स्टोर कर सकती है फिजिकल डिवाइस, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। अच्छा, ये डाटा दो प्रकार से स्टोर होता है, एक तो टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है और एक तो परमानेंट। तो टेम्परेरी रूप से जिसमें स्टोर होता है वो कहलाती है रैम यानी कि वॉलेटाइल, और जो परमानेंट रूप से स्टोर होता है वो कहलाती है यहाँ पे हार्ड डिस्क यानी कि नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, जब तक कि यूज़र ना चाहे तब तक। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है और इसमें इन्फॉर्मेशन कब तक स्टोर रहती है, एक इंटरवल टाइम तक, यानी कि जब तक कंप्यूटर हमारा चालू है तब तक यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी मटेरियल है वो इसके अंतर्गत रहता है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है यानी कि हट जाता है। मेमोरी कैन बी आइदर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो वॉलेटाइल होती है एक नॉन वॉलेटाइल होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की मेमोरी का प्रकार है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, परंतु हार्डवेयर और कंप्यूटर की जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है करंट में जो काम कर रही होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है कब तक, जब तक कि स्विच ऑफ ना हो जाए, जिसे हम बोलते हैं रैम। रैम एक प्रकार का एग्जाम्पल है वॉलेटाइल मेमोरी का। और यहाँ पे अगर देखें तो योर कंप्यूटर गेट रिबूटेड, मतलब कंप्यूटर आपका जब रीस्टार्ट होता है तो जो सारे प्रोग्राम है, जो डाटा है, जो सेव नहीं किए गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीट हो जाती है जो कि रैम में होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। इसके अलावा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है डाटा और जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको सेव करके रखती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें तो पावर लॉस भी हो जाता है तो वो सेव करके रखती है, ठीक है। जैसे ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जिसे हम बोलते हैं इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसके अलावा आप हार्ड डिस्क भी देख सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस है, मतलब जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है। इसके अलावा यूनिट ऑफ मेमोरी की अगर बात करें तो वह कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेड ऑफ अ मल्टीपल जो डिसिसिव सर्किट है, ईच वन ऑफ विच मे बी आइदर ऑफ और ऑन, मतलब जो भी सर्किट होते हैं वो दो मेथड पर काम करते हैं, एक तो ऑफ होती है और एक होती है ऑन। ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है 0। तो 0 1 के पैटर्न में ही चलती है और 0 1 को ही यहाँ पे बोला जाता है बिट, और बिट से ही मिलकर सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं, ठीक है। इसी से ही हम सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहली अगर बात करें 1 बिट, 1 बिट मतलब या तो 0 हो सकता है या तो 1, तो इनमें इनको बोला जाता है बाइनरी डिजिट। और अगर 4 बिट अगर मिल जाए तो उसको बोला जाता है 1 एक निबल। 8 बिट अगर मिल जाए तो यहाँ पे 1 बाइट बन जाती है। 1024 बाइट अगर मिल जाए तो 1 KB बन जाती है यानी किलो बाइट। 1024 KB मिल जाए तो 1 MB यानी कि मेगाबाइट बन जाती है। 1024 MB मिल जाए तो 1 गीगाबाइट यानी GB बन जाती है। 1024 GB मिल जाए तो 1 TB यानी कि टेराबाइट बन जाती है। फिर उसके बाद TB अगर मिल जाए 1024 तो PB यानी कि पेटाबाइट बन जाती है। 1024 PB तो EB यानी कि 1 EB एक्साबाइट बन जाती है। 1024 EB मिल जाए तो यहाँ पर ZB बन जाती है जेटाबाइट। 1024 अगर ZB मिल जाती है ऑटोबाइट बन जाती है। फिर 1024 बाई भी मिल जाए तो ब्रोंटोबाइट, और लास्ट में अगर देखें तो 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर 1 जियोबाइट यहाँ पे बनाती है। तो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट आपकी, मेजरमेंट यूनिट आपकी देखने को मिलेगी जियोबाइट। आई होप ये मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी और मेजरमेंट यूनिट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा जो सोर्स फाइल होती है उसको मशीन फाइल, मशीन भाषा मतलब एक प्रकार से जो सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मतलब हाई लेवल की जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करेगा, तो एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, कंपाइलर। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेटर में तीन हो जाते हैं, एक तो असेंबलर भी आ जाता है, एक तो कंपाइलर भी आ जाता है और एक इंटरप्रेटर भी आ जाता है, तीन हो जाते हैं ट्रांसलेटर में। इसके बाद असेंबलर की अगर बात करें तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और लिंकर जो है EXE से उसको कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड को EXE से कन्वर्ट करेगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे कंपाइलर हुआ। चलिए यहाँ पे हम जो है ट्रांसलेटर प्रोग्राम को विस्तार से जानते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते क्या है, देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है, मशीन है, और मशीन हमेशा जो है किस लैंग्वेज को समझती है, 0 और 1, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और एक बात करते हैं इधर यूज़र की, तो यूज़र समझेगा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। तो जब दोनों में अगर इंटरेक्शन की बारी आई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो इस कनेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है ट्रांसलेटर प्रोग्राम की। इन ट्रांसलेटर प्रोग्राम को ही तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो होता है असेंबलर, एक तो होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर।
तो असेंबलर की अगर बात करें तो सबसे पहले जब मशीन लैंग्वेज थी तो मशीन लैंग्वेज को थोड़ा सरल बनाकर क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया। तो असेंबली लैंग्वेज क्या थी, कुछ न्यूमेरिक कोड थे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते, सब है या फिर ऐड है, इस प्रकार से लिखा जाता था। तो इस लैंग्वेज को मशीन नहीं समझ पाती, तो इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है तो किसकी जरूरत पड़ी थी, असेंबलर की। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ी कठिन थी, इसको अपग्रेड करके और आगे बढ़ाया गया, तो ये हाई लेवल की लैंग्वेज बन गई। हाई लेवल मतलब जो यूज़र को समझ में आने लगी, तो वो कहलाता था हाई लेवल में लिखा गया प्रोग्राम या जो भी कोड लिखा जाता सोर्स कोड, और सोर्स कोड को मशीन में बदलने के लिए यहाँ पे कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती थी। पर ये एक साथ इकट्ठे कन्वर्ट कर देता था मशीन में, और जब गलती आती थी तो वो ढूंढ पाना यहाँ पे कठिन होता था। उसी को यहाँ पे सरल बनाकर क्या किया गया, सोर्स कोड को जब मशीन में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट किया गया तो वहाँ पे यूज़ हुआ इंटरप्रेटर। ये एक लाइन में ही यहाँ पे रन कर देता है और गलती को निकाल देता है। चलिए इनको जान लेते हैं एक एक करके। पहले जानते हैं असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और ये न्यूमेरिक कोड होते हैं, जैसे कि ऐड हो गया, नॉब हो गया, सब हो गया, ये बाइनरी कोड में बदलता है इन सबको। जैसे असेंबली कोड असेंबलर क्या करता है, मशीन कोड में बदल देता है, ठीक है। इसके अलावा कंपाइलर की अगर बात करें तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे सी लैंग्वेज या और कोई लैंग्वेज हमने लिखेगा कोड है, उनको कंपाइलर की मदद से हम 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब कोई एरर आती है तो वो कंपाइलेशन एरर कहलाती है। यानी कि हेलो वर्ल्ड डॉट सी को हेलो वर्ल्ड डॉट ओ में, यानी कि ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, और कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे कहा जाता है। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट फाइल है को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे अन्य शब्दों में अगर बोले हम तो प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाता है तो वो स्वतंत्र कोड कहलाता है, स्वतंत्र रूप से वो एग्जीक्यूट फाइल बन जाता है, जिसे कहीं भी हम आवश्यकता होने पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हर जगह उसकी कंपाइल करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है, और इसके कार्य करने की जो गति है, स्पीड काफ़ी अधिक होती है, एक साथ बहुत सारा काम कर देता है। परंतु जब एरर आती है तो एरर यहाँ पे शो करता है, परंतु ढूंढना थोड़ा कठिन होता है। इसी के अलावा इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है, और इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता, जैसे कि कंपाइलर करता था। इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है, क्योंकि यह प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है, और यदि किसी लाइन में एरर होती है तो वो तुरंत एरर मैसेज शो करेगा, जिससे हम सुधारने में आसानी होती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं इंटरप्रेटर सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, मशीन कोड में बदलेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सोर्स कोड, इंटरप्रेटर और आउटपुट सीधे, ठीक। इसके अलावा अंतर देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जैसे कंपाइलर की बात करें तो किसी एक प्रोग्राम में लिखेगा सोर्स कोड को हाई लेवल मशीन में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, और ये जो है इंटरप्रेटर प्रोग्राम में लिखी गई सभी लाइंस को एक एक करके यहाँ पे ट्रांसलेट करेगा। इसके अलावा कंपाइलर किसी प्रोग्राम की जो सभी सिंटैक्स एरर है एक साथ बताता है, और ये जो है हर लाइन को एग्जीक्यूट करता है और एक एक करके यहाँ पे बताते चलता है। सोर्स कोड को अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करते समय प्रोसेसिंग कम लगती है, और यहाँ पे जो है समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पे डिबगिंग करना आसान नहीं होता, यहाँ पे डिबगिंग करना आसान नहीं होता। तो ये तो थे कुछ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।